मैं जनसंदेश टाइम्स से मोहम्मद जाहिद अख्तर और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, आपका जनसंदेश में स्वागत है। धन्यवाद। ये कन्नौज में गौतम बुद्ध की मूर्ति को हटाने का एक प्रकरण चल रहा है। बहुत करणी सेना ने इसको हटाया है, बहुत प्रेशर था। इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, कन्नौज के जो छिबरा मऊ कस्बे में भगवान बुद्धा की जो मूर्ति स्थापित की गई थी, वो आम सहमति से थे। जो भगवान बुद्धा को मानने वाले लोग थे या जो इंसानियत को मानने वाले लोग थे, सभी जाति मजहब धर्म के लोगों ने मिल करके भगवान बुद्धा की मूर्ति उन्होंने स्थापित किया था। जहाँ तक आप विरोध करने वाले की बात कर रहे हैं, करणी सेना की बात कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए, मेरी उनसे भी अपील है कि भाई भगवान बुद्धा को भी वो लोग कहते हैं कि क्षत्रिय है, उनको भी मानते हैं। और भगवान बुद्धा तो जाति मजहब धर्म से बहुत ऊपर उठ करके, मतलब देश में नहीं दुनिया में भगवान बुद्धा को माना जाता है। भगवान बुद्धा के मानने वाले हैं पूरे देश। 50 देश ऐसे हैं जहां भगवान बुद्धा के धर्म को मानते हैं, भगवान बुद्धा के विचारों को मानते हैं। भारत में भी लोग मानते हैं। और इतनी बड़ी विचारधारा को मानने वाले लोग, इतने बड़े धर्म को मानने वाले लोग जहाँ इस धरती में हों, ऐसे भगवान की मूर्ति लगाने में जो विरोध करे, बड़ी गलत बात है। और साथ में उनकी गलत बात तो है ही जो लोग विरोध कर रहे हैं। वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं, उनको सोचना चाहिए कि भगवान बुद्धा की मूर्ति वहाँ से हटाना है या नहीं हटाना। जो उन्होंने भगवान बुद्धा की मूर्ति हटाई है, प्रशासन ने बहुत गलत काम किया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जन अधिकार पार्टी की तरफ से, भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से और जितने भगवान बुद्धा के अनुयायी हैं उनकी तरफ से भी हम घोर निंदा करते हैं। कुशवाहा जी, योगी जी खुद एक महंत हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैंने खुद सुना है, कई बार उन्हें भगवान बुद्धा की कई बार तारीफ की है और प्रेरणा का स्रोत बताया है। ऐसे में प्रदेश में मूर्ति का तोड़ा जाना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, यही बात समझने की है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो कहते हैं कि दुनिया ने हमें युद्ध दिया, हमने बुद्ध दिया। चीन के बारे में भी कहते हैं, सबके बारे में भी कहते हैं। और जहाँ भी जाते हैं भगवान बुद्धा की बात करते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वो गोरखपुर के हैं। कुशीनगर में भगवान बुद्ध का स्थान है। अंतिम समय भगवान बुद्धा का जो निर्माण हुआ वो कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर और गोरखपुर, जो गोरखनाथ मंदिर है, उनका नज़दीक है, जानते भी हैं। भगवान बुद्धा की भी चर्चा करते हैं और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भगवान बुद्धा की मूर्ति हटा दी जाए, ये बहुत गलत बात है। ये प्रश्न चिन्ह वहाँ के प्रशासन और वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं या चेयरमैन है उस पर नहीं है, मुख्यमंत्री जी पर भी प्रश्न चिन्ह है, माननीय प्रधानमंत्री जी पर भी प्रश्न चिन्ह है कि भगवान बुद्धा की मूर्ति को हटाया गया। मैं चाहूँगा कि प्रशासन से अपील करूँगा और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि भगवान बुद्धा की जहां मूर्ति थी वो पुनः वहीं पर स्थापित की जाए। जहां तक जो विरोध करने वाले साथी हैं, मेरी व्यक्तिगत अपील उनसे भी है कि भगवान बुद्धा से आपको विरोध नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्धा सब हैं, सबके हैं। भगवान बुद्ध ने पूरे मानव जाति के लिए काम किया है, मानव के कल्याण के लिए किया है और कोई एक देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए काम किया है। तो उनसे विरोध नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की कोई मूर्ति लगाना चाहते हैं, आपकी कोई इच्छा है, तो आप बताइए। जो भगवान बुद्धा के अनुयायी हैं, वहाँ के जो लोकल साथी हैं, हम लोग हैं, हमसे बताइए। हम सब लोग मिल करके, अगर आप कुछ किसी की महापुरुष की प्रतिमा लगाना चाहते हैं, हम सब लोग उसमें योगदान देंगे, सब लोग सहयोग करेंगे। लेकिन जहाँ भगवान बुद्धा की मूर्ति लग गई है वहाँ पर विरोध नहीं होना चाहिए, वहाँ पर प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए। आपका भी सम्मान है, लेकिन आप सम्मान करिए भगवान बुद्धा का, भगवान बुद्धा का विरोध नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा पुनः आपके माध्यम से देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार के से, वहाँ के लोकल प्रशासन से कि वो वहाँ भगवान बुद्धा की मूर्ति स्थापित करे। और नहीं तो भगवान बुद्धा को जो मानने वाले हैं, जो अनुयायी हैं, उनके मन में एक बुरी भावना जाएगी और उसका वो विरोध करेंगे, जिससे नुकसान होगा। अच्छा कुशवाहा जी, इस वक्त 2022 का जो चुनाव है अब सिर्फ 7 महीने दूर रह गया। सियासी हलचल बहुत गरमाया हुआ उत्तर प्रदेश में। आपकी भी मुलाकात समाजवादी पार्टी के नेताजी से हुई थी।
तो भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी के आपस में किस तरह का गठबंधन होने की क्या उम्मीदें हैं और किस तरह से आप देखते हैं इसको आने वाले 2022 के चुनाव में? जैसे ही कहा जा रहा है कि विकल्प ही अब मोर्चा एक बन करके उभरेगा उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में। देखिए, एक बात मैं उस बात पर जोड़ना चाहता हूँ, फिर इसकी बात का मैं आपके उत्तर दूंगा कि अगर भगवान बुद्धा की मूर्ति वहाँ पे स्थापित नहीं की, प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, मूर्ति वहाँ स्थापित नहीं हुई, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा इसका विरोध करेगा और पूरी प्रदेश में और जहाँ जहाँ हमारा संगठन है और जहाँ जहाँ भगवान बुद्धा के अनुयायी हैं, हम लोग हमारे पूरे देश में सब जगह से मेरे पास कॉल आए, मेरे से बातें हुई, तो सब जगह हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। हमारी कोशिश होगी और जब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक भगवान बुद्धा की मूर्ति उसी जगह स्थापित नहीं होगी। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे देश में, प्रदेश में अमन चैन रहे और अमन चैन बनाने के लिए ज़रूरी है कि सभी के भावनाओं का आदर किया जाए और इस बात को ध्यान में रखते हुए मूर्ति को वहीं स्थापित किया जाए। अब आपने 2022 के चुनाव की चर्चा की है। हमारी और जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की मुलाकात के बारे में जो आपने चर्चा की, तो हम लोगों ने एक शिष्टाचार बस मुलाकात की थी, उसके पहले भी मुलाकात की थी, लेकिन चूँकि राजनीति है, चुनाव का मामला है, तो कुछ ना कुछ राजनीति की बातें, राजनीति की चर्चा ज़रूर हो जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार पिछड़ों के विरोधी है, दलित के विरोधी है, अक़लियत के विरोधी है, खास करके इस बात पर है कि किसान के खिलाफ है, किसानों को हक न मिले, बेरोजगार बच्चों को रोजगार न मिले, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सब चाहते हैं कि उसको हटाया जाए। लेकिन जब उसे हटाना है तो हम दूसरी तरफ ये भी सोचते हैं कि उसके पहले प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रहे, समाजवादी पार्टी का भी ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं। समाजवादी पार्टी का रवैया उत्तर प्रदेश के पिछड़ों और दलितों के लिए और माइनॉरिटी के लिए क्या रहा, ये चीज़ भी हम देखते हैं। और जब हम नज़र उठा के देखते हैं तो इस समय तो समाजवादी पार्टी नारा लगा रही है, जो हम लगा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन इसके पहले जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी या उसके पहले जब सत्ता में थी, तो समाजवादी पार्टी को ये नारा याद नहीं रहता कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर समाजवादी पार्टी की समाजवादी विचारधारा भी भूल जाती है और सब कुछ कर भूल करके जहां उन्हें काम करना चाहिए सबके लिए, वो एक सीमित दायरे में आके कुछ लोगों के लिए काम करना शुरू करते हैं। तो हमारी चाहत है कि बीजेपी हटे, लेकिन जो इस नारे को माने कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे के साथ जो सहमत हो और अपने घोषणा पत्र में लोगों के सामने पब्लिकली इसको कहें और पहले की तरह ना हो, झूठा ना हो, ऐसे लोगों की हम चाहते हैं कि सरकार आए। वैसे तो हम पूरी तरह से मजबूत हैं, हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा, और हमारे साथ जो 10 पार्टियां हैं, हम पूरी मजबूती के साथ पूरे 403 सीटों पर लड़ेंगे और हम बेहतर रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर कोई और बड़ी पार्टी, मजबूत पार्टी हमारे साथ आती है तो उसका स्वागत है। तो समाजवादी पार्टी के नेताजी साहब से मुलाकात हुई, इसका मतलब ये गठबंधन के बारे में कैसे पता चलेगा, कब तक ये गठबंधन हो जाएगा, या ऐलान किस तरीके से होगा, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी की जहाँ तक आप चर्चा कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के बारे में जो मैं एक बार आपसे कहूँ, हमारे अकेले चाहने से नहीं होगा, वो भी चाहेंगे तो होगा, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है। लेकिन मैं उनकी चाहत के बारे में एक बात और आपसे बताऊं कि समाजवादी पार्टी वोट लेना चाहती है, पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमान भाइयों का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन वो हिस्सा नहीं देना चाहती है। वो किसी भी पिछड़ी जात के लोगों को हिस्सा नहीं देना चाहती है, भागीदारी नहीं देना चाहती है, ना दलित को, ना पिछड़े को, ना अक़लियत को। उसका वोट चाहती है खाली। वो चाहती है कि मुझे एक नेता मिल जाए, उसके जरिए मुझे पाल का वोट मिल जाए,
मुझे निषाद का मिल जाए, मुझे राजभर का मिल जाए, मुझे चौहान का मिल जाए, मुझे निषाद बिंद का मिल जाए, मुझे कुशवाहा मौर्य का मिल जाए, लेकिन हिस्सा ना देना पड़े। और हम चाहते हैं कि भाई अगर आपको हमारा वोट लेना है तो आप हमें हिस्सा दे दीजिए, आप हमें एक मंत्री बना के हिस्सा ना दीजिए। आप ये भी कहिए कि जब आप सरकार में आएंगे, जो जगहें पड़ी हैं जब आप उनको भरेंगे, तो आप अगर 100 भर्तियां करेंगे तो ठीक है, आप बड़े भाई हैं, आपका ज़्यादा बनता है तो आप कुछ ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ उसमें पाल भी हो जाए, कुछ प्रजापति की भी भर्ती हो जाए, कुछ निषाद बिंद की भी हो जाए, कुछ मौर्य सैनी कुशवाहा की भी हो जाए, कुछ कुर्मी की भी हो जाए, सब लोगों की हो जाए ना। तो आप हिस्सा देने की बात करिए, लेकिन वो हिस्सा देने की बात नहीं करते। वो वोट लेना तो चाहते हैं, वोट मिल जाए किसी तरह से, लेकिन ये कमिटमेंट ना हो कि हमें हिस्सा देना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि हम उसी के को समर्थन करें, उसी के साथ रहें जो हमारे लोगों को, गरीब को, कमज़ोर को हिस्सा दे। किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, और जिसकी जितनी आबादी है, जिस समाज की जितनी आबादी है, जिस मजहब की जितनी आबादी है, उस आबादी के हिसाब से उसे वो हिस्सा दे हर क्षेत्र में। क्योंकि हमने देखा है समाजवादी पार्टी को, जब पिछली सरकार थी या और जो 3 बार 4 बार सरकार रही, उन्होंने किसी को कोई हक नहीं दिया। कुछ लोगों का उन्होंने ध्यान रखा, वोट तो उन्होंने सबका लिया, पिछड़ों के नाम पर, हम समाजवादी विचारधारा के हैं इस नाम पर, या हम धर्मनिरपेक्ष हैं इस नाम पर, वोट तो ले लिया। बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर हमारे लोगों का वोट लिया, पिछड़ों का लिया, दलित का लिया, सरकार बनाई और फ़ायदा वो अपने लोगों को पहुंचाए। एक वर्ग, एक जो हिंदू धर्म का एक वर्ग है, उसके हिसाब से उन्होंने जो प्रथम वर्ग है जिसको पहले पायदान में रखा है, उन्होंने उसका ध्यान किया। उसी तरह से समाजवादी पार्टी पिछड़ों की बात करके या धर्मनिरपेक्ष की बात करके या समाजवादी की बात करके वो वोट तो लेना चाहती है, लेकिन देना नहीं चाहती। और अगर वो देगी नहीं तो उसको ये याद रखना चाहिए, उसको वोट भी नहीं मिलेगा। जो समाजवादी पार्टी ये सोचती है कि उनको वोट मिल जाएगा, वो एक विकल्प है, ये उनका गलत सोचना है। वो हिस्सा देंगे तो ही उन्हें पिछड़े का वोट मिलेगा, अक़लियत का वोट मिलेगा, दलित का वोट मिलेगा। और अगर वो हिस्सा नहीं देंगे तो वोट उन्हें कतई नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव अपनी प्रेस वार्ता में 2 बार ये कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी अकेली सक्षम है, इस बार 350 नहीं बल्कि 400 सीट हम लेकर के आएंगे, ये उन्होंने दावा किया था। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने भी सुना है कि वो 400 सीट जीतेंगे। आप पत्रकारिता करते हैं, आप भी थोड़ा सा अगर क्षेत्र में जाएंगे तो मैं आपको एक जगह का उदाहरण बता दूं। अगर मैं बताऊंगा, आपसे बोलूंगा, वो सुनेंगे तो सावधानी बरतेंगे। मैं बरेली जनपद गया था और बरेली जनपद में मेंबर पार्लियामेंट हैं गंगवार साहब, जो मिनिस्टर थे 8 बार से हैं। कश्यप समाज के MP हैं आंवला से, एक मेरे समाज का भी MLA है, और लोधी समाज का भी एक मिनिस्टर हो गए हैं, उधर से वो एक नेता हैं। लोधी, गंगवार, कश्यप और मौर्य, ये 4 कम्युनिटी ऐसी हैं कि बीजेपी को अकेले जिता देंगे। बरेली में 2 पार्लियामेंट सीटें हैं और उन 2 पार्लियामेंट सीट में 1 सीट समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ, बाकी अगर वो 1 सीट जीतने की स्थिति में है तो बता दें। एक जिले की बात बताई मैंने, जो 2 पार्लियामेंट सीट है, जिसमें 2 पार्लियामेंट में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। इसी तरह से बहुत ऐसे ज़िले हैं, तो आप अगर एक एक करके जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने जीत रहे हैं। आदमी कहता है कि हम 400 जीत जाएंगे, पहले वो 350 कह रहे थे, और अगर 400 जीत जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी कुछ जीतेगी कि नहीं जीतेगी। वो 5 साल से 4 साल से सत्ता में है, 7 साल से सेंटर में गवर्नमेंट है। बहुजन समाज पार्टी भी काम कर रही है और छोटे छोटे दल काम कर रहे हैं, और जब 400 वही जीत जाएंगे तो फिर हमारा काम करना बेकार है। ये कह देने से भर नहीं होता है। अब आप जब वास्तविक ज़मीन पर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कितना जीत रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो जीतें, मुख्यमंत्री बने, किसी की ज़रूरत ना हो उनको। और अगर वो किसी को बिना हिस्सा दिए वोट ले सकते हैं तो उसमें भी हम उनको समर्थन करेंगे, उनका स्वागत है। लेकिन अगर उन्हें, मेरी समझ से अगर उन्हें सत्ता में जाना है तो उन्हें हिस्सा देना पड़ेगा। इस प्रदेश के पिछड़ों को, दलितों को, अक़लियत को हिस्सा देना पड़ेगा, कहने के लिए नहीं।
करके दिखाना पड़ेगा। और खाली ये नहीं कि जो हमारा झोला उठा के चलेगा वही नेता बनेगा। जो स्वाभिमानी आदमी हो, जो अपने कौम की, अपने समाज की बात रखता हो, ऐसे लोगों को चलना पड़ेगा। अभी चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान आया था। उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश की जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां सारी एक हो जाएंगी तो भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती हैं, हमारे 300 से ज़्यादा सीट आने की बात तय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित नेता हैं, जो वो कहते हैं, उनका अपना आकलन है, उनका अपना तजुर्बा है, वो भी प्रदेश में काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो अपने आधार पर कहते हैं। लेकिन हमको, जो हम घूम रहे हैं, जो हमको जानकारी है, हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो जाति जनगणना का विरोध कर रही है, हम सब लोग इस पक्ष में हैं कि जाति जनगणना हो। भारतीय जनता पार्टी में जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। जो इस देश की संस्थाओं को एक एक करके लगभग बेच दिया गया। जो भारतीय जनता पार्टी में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो किसान कानून बने, जो कहीं से भी किसानों के हित में नहीं है, और किसान दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं और लगभग 500 किसानों की जानें गई हैं। चाहे वो शिक्षा का कानून हो, चाहे वो बिजली का कानून हो, ये सारे का कानून एक एक करके जन विरोधी कानून है। कृषि का कानून खाली किसान के नहीं, किसान के साथ साथ किसान का पैदा किया हुआ अन्न हम सब लोग खाते हैं, तो मेरे और आपके सबके खिलाफ है। बिजली का बिल जो आया है वो किसान के, गरीब के खिलाफ है। जो एजुकेशन का कानून बना है, जो बिल आया है, अगर हम उसको गहराई से पढ़ेंगे तो वो गरीब और कमज़ोर के खिलाफ है। तो कोई भी कानून इस देश के गरीब और कमज़ोर के पक्ष में नहीं है, सबके खिलाफ है। संविधान की जो मंशा थी उसके अनुरूप काम सरकार नहीं कर रही। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि महंगाई को देखते हुए, ठीक है, वो 6,000 रुपया कुछ लोगों को दे दिया उन्होंने, कुछ लोगों को 2-2 हज़ार करके 6,000 दिया, कुछ को कॉलोनी दी, किसको शौचालय दिया। लेकिन जो महंगाई है, जो डीजल महंगा है, जो पेट्रोल महंगा है, जो खाने की चीज़ें महंगी है, तो खाने की चीज़ जो महंगी है, दाल, उसका रेट किसान को नहीं मिलता है। किसान का तो सस्ते में खरीदा जाता है, लेकिन जब गरीब आदमी बाज़ार से खरीदने जाता है तो उसको 4 गुना रेट में मिलती है। किसान जब आलू बेचने जाता है, जब फसल पैदा होती है तो 10 रुपया किलो जाता है। वही आलू जब डंप करके स्टोर कर लिया जाता है, जो सरकार ने जो कानून बनाया, पहले काला बाजारी गैर कानूनी थी, अब काला बाजारी जायज़ हो गई, जो सरकार ने कानून बनाया। वही आलू जब आप खरीद के लाते हैं बाज़ार से तो 10 रुपया का आलू आपको 50 रुपये में मिलता है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके आम जनता में जा रही हैं, आम पब्लिक में जा रही हैं। तो ये सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, और मुझे कहीं से नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी। बहुत सारे लोग, पार्टियां हैं, वो भी अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमको तो ये लगता है कि हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से पूरी लड़ाई लड़ेंगे और अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं मोहम्मद जाहिद अख्तर, जनसंदेश टाइम्स।